हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको कुछ नया सीखने के लिए बताएंगे दोस्तों, जो आपको बीए प्रथम सेमेस्टर वाले के छात्र छात्राओं के लिए अध्याय दूसरे का तीसरा वीडियो है। नहीं, सिलेबस चल रहा है दोस्तों, एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। इसमें आपका हड़प्पा युगीन नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 13 CE। इसमें आपको हर मौके मिल रहे हैं सीखने का दोस्तों, जिससे कि आने वाले हर आपके टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं दोस्तों। कि इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया, अब आज का टॉपिक क्या है, हड़प्पा युगीन नगर योजना और हड़प्पा सभ्यता। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको इसी में एक एक पॉइंट आपको दिया गया है दोस्तों। तो बीच में हमारे साथ बने रहे, जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझने का मौका मिले, और आपको कोई भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और बात करते हैं कि बीए प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो एसएसटी के हैं, खासकर उनके लिए सबसे ये महत्वपूर्ण होगा कि जो वीडियो चल रहा है ये लोग डेली आप लोग इसको रिवाइज करते रहे, कि जिससे कि इस तरीके से आपको पेपर में आने के लिए आपको अलग से कोई कहीं से अलग से आपका कोई पेपर नहीं आता है, कोई आपके क्वेश्चन बन के नहीं आता है। बस समझने की बात होती है दोस्तों, कि समझ में क्या आने चाहिए और कैसे किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो आप लोग इसमें आपके हर तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और हर तरीके से आपको सीखने का मौका मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसी बीच मैं आपको अपने जो एके स्टडी का नोट्स का चैनल बनाया है वो आपके बीच के लिए ले गया हो दोस्तों। इसमें आपको हर तरीके के जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे वो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल से आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। अगर चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आप लोग तक पहुंचे और आप लोग उसको देखते रहिए और अपना भविष्य को संवारते रहिए। अब बात करते हैं, चलिए आपके सिलेबस की तरफ। सिलेबस में क्या है आपका जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस के अनुसार आपको ये वीडियो टू वीडियो मैं दे रहा हूँ। अध्याय 2 आपका चल रहा है दोस्तों, ये लास्ट वीडियो अध्याय 2 का, और अगली वीडियो में अध्याय 3 के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा दोस्तों। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आपके टॉपिक की ओर, कि टॉपिक में क्या है आपका। अब इसमें आपका प्रश्न आ गया दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यहाँ इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। इसमें आज आपने दिया हड़प्पा संस्कृति का धर्म, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का धर्म हो गया। नंबर 2 में आ गया पितृसत्तात्मक प्रभुत्व वाले वैदिक समाज व स्त्रियों की स्थिति। नंबर से आ गया महापाषाण, महापाषाण के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे हम। और द नंबर आ गया षोडश महाजनपद एवं गढ़ संघ। तो इसमें आपको षोडश महाजनपद और एवं गढ़ संघ, तो एक एक टॉपिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। वीडियो के साथ आप बने रहिए लास्ट तक, और मज़ा भी आएगा क्लास में, और ज़बरदस्त आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति का अर्थ, यानी हड़प्पा संस्कृति का अर्थ क्या है, यानी हड़प्पा संस्कृति का धर्म, यानी हड़प्पा संस्कृति के धर्म में कौन कौन सी चीज़, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे समझने का मौका मिल रहा है। चांस बनने का आपके सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं दोस्तों समझने की। अब चलिए लेके चलता हूँ आपको। इसमें आपका दे रखा है हड़प्पा सभ्यता की सन 1921 ईस्वी में खोज के पूर्व तक अधिकांश विद्वानों की यह मान्यता थी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के तत्व मूलतः आर्य भाषा भाषियों की देन थी। यानी कि जो हमारी जो भारतीय सभ्यता की जो संस्कृति थी वो मूलतः कहाँ से आई थी, आर्य भाषा के भाषियों की देन थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने के बाद इस मत से पर्दा उठ गया। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के विषय में अब तक निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उत्खनन में कोई मंदिर अथवा पूजा स्थान में संबंधित अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन के विषय में जानने का एकमात्र साधन क्या है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरे तथा मूर्तियाँ हैं। यानी कि जो इसमें से एक धार्मिक जीवन का जो विषय रहा जानने के लिए, वो हमें कहाँ से हुआ, मोहनजोदड़ो की जो मुहर थी और मूर्तियाँ थी, तो वहाँ से हमें जानने को ये मिलता है। अब बात करते हैं, इसी प्रकार यही कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्ण अभाव है। इस हड़प्पा
सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त मूर्तियाँ, मिट्टी के पत्थर, उसके बाद में फिर आपका पत्थर निर्मित लिंगों, योनियों, मोहरों, मुद्रकों तथा मृद भांडों पर अंकित आकृतियों और कतिपय विशिष्ट प्रकार के भवनों एवं स्मारकों के अध्ययन के आधार पर धर्म के विषय के अनुमान लगाया गया है। सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों पर का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि वे आर्यों के पहले के आर्यतर भारतीय धर्म पर प्रकाश डालते हैं। मातृशक्ति की पूजा, पशुपति के रूप में देव उपासना, लिंग तथा योनि पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजन, नाग उपासना, जल की पवित्रता, मूर्ति पूजा एवं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के अभिन्न धार्मिक अंग माने जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका हड़प्पा संस्कृति धर्म के बारे में मैं बताया। अब आपका आ गया सेकंड में क्या है, पितृ संस्थापक यानी कि पितृ संतात्मक प्रभुत्व वाले वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति। यहाँ पे आपको स्त्रियों की स्थिति जानने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको हर प्रकार के हर तरीके के आपको दोस्तों इसमें जानने के एक मौका मिल रहा है, आपको एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम को आप लोग कभी भी एक तरफ से आप लोग कमी मत करिए, पढ़ने के लिए आप लोग अच्छे से अच्छे के लिए तैयार करते रहिए। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल में पितृसत्तात्मक सामाजिक संगठन में स्त्रियों की स्थिति के बारे में एकात्मता नहीं है। एक पक्ष मानता है कि सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह धार्मिक कार्यों, सामाजिक उत्सव व समारोहों में पुरुषों के साथ साथ भाग लेती थीं। परिवार में पुत्री की अवहेलना नहीं की जाती थी। इस पक्ष का तर्क है कि ऋग्वेद में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षाहीन और उनकी अधीनता दर्शाने वाली थी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्त्रियों की क्या पॉइंट थे, तो यहाँ पे आपको समझने की बात होगी दोस्तों कि उनकी जो तर्क थे कि ऋग्वेद में किस प्रकार का प्रमाण मिलता है और स्त्रियों की क्या दशाएं हुआ करती थी और किस तरीके से उन्होंने काम करने का पूरा उनका सहयोग मिला है। अब बात करते हैं विश्ववारा, घोषा, अपाला आदि ऋग्वेदी विदुषी स्त्रियों का उदाहरण भी सामने रखा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करने वाले लोगों में एक दूसरी मान्यता भी मिलती है। कौन सी है? इस पक्ष का मानना है कि ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों के संबंध में होने वाले स्तुति गान की सच्चाई संदेह से परे नहीं है, यानी कि उसमें कोई शंका का विश्वास नहीं है। स्त्रियों की हैसियत उतनी भी सरल नहीं थी जितनी बताई जाती है। प्रजनन प्रक्रिया में स्त्रियों की स्थिति का संकेत दुहित्र पद से स्पष्ट होता है। तो बुराई संबंधी कार्यों में स्त्रियों की भूमिका समाज के शुरुआत दिनों में स्त्रियों की उचित सम्मान मिलने का पता चलता है। ऐसे समाज का उत्पादन प्रक्रिया में स्त्रियों की अनिवार्य भागीदारी के कारण माना जा सकता है। धीरे धीरे समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति पुरुषों में कमतर होने लगी। पुत्रों, विशेषकर वीरपुत्रों या प्रजा का कामना वाले मंत्र मिलने लगे। पुत्रियों को कामना वाले मंत्र नहीं रचे गए। इंद्र के पुंसत्व की ढेर सारी प्रशंसा मिलती है। कुछ पुत्रों के नाम उनकी माताओं के नाम रख जाने का उदाहरण मिलता है, जिसे इतिहासकार अनार्यों से ली हुई परंपरा मानते हैं। उपरोक्त विवरण से ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति एक सीमा तक स्पष्ट अवश्य हो जाती है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री जीवन में कुछ विशेष प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। पितृसत्तात्मकता के हावी होने का महत्वपूर्ण पहलू स्त्री जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या हुआ दोस्तों कि पितृसत्तात्मक जीवन की स्थिति क्या थी, जीवन में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। नंबर सा आपका है महापाषाण। यहाँ पे आपको एक और मौका मिला है दोस्तों महापाषाण को जानने के लिए एक उद्भव क्या है। आपको एक टॉपिक मिल रहा है दोस्तों, आप लोग इसको ग्रहण करिए, क्योंकि आने वाले टॉपिक में हर तरीके से आपको इस तरीके से आपका टॉपिक नहीं मिलेगा। महापाषाण संस्कृति
यानी कि महापाषाण संस्कृति का उदय दक्षिण में पाषाण युग के बाद होता है। यूँ तो यह संस्कृति कुछ हद तक भारत के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से भी पाई जाती है, किंतु दक्षिणी भारत के संदर्भ में इस संस्कृति का विशेष महत्व है। महापाषाणीय संस्कृति की किंतु दक्षिण भारत के संदर्भ में इस संस्कृति का विशेष महत्व है। महापाषाणीय संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? नंबर एक तो यह लौह युग में अविरल रूप से जुड़ा हुआ है, मतलब अविरल की बात करें तो सघन माध्यम से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, यह काले एवं लाल मृत भांडों का आविर्भाव से भी संयुक्त है, मतलब काले और लाल मृत भांड जो हैं उससे जुड़ा हुआ है। इस युग की पुरातत्व संबंधी वस्तुएं आवास स्थल और कब्रगाह दोनों जगहों से प्राप्त होती है। कब्रगाह पुरातत्व सामग्री की प्रचुरता के कारण ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। कब्रों में वस्तुएं के रखने का भी उद्देश्य सही ही था कि व्यक्ति को मरणोपरांत भी आवश्यक वस्तुएं यथेष्ट रूप से प्राप्त हो तथा वे प्रकृति की विनाश लीला से भी बचे रहें। कब्रगाह में रखी सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा इस तरीके से आपका, यानी कि आत्मा काल के विशेष विनष्ट न होने के लोगों को विश्वास था। लोहे और काली तथा लाल मिट्टी के बर्तनों का महापाषाण काल में विशेष संबंध था। हालांकि इसका इस्तेमाल उस संस्कृति के पहले तथा बाद में भी होता रहा था। महापाषाण संस्कृति का विकास विश्व के अन्य देशों से भी हुआ था। महापाषाणकालीन लोग साधारणतया पहाड़ की ढलानों पर रहते थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में लोग कृषि का विशेष विकास नहीं कर पाए थे। अब आपका नेक्स्ट है दा नंबर। आपको महापाषाण में इतनी जानकारी दिया दोस्तों। इसमें अब आपका षोडश महाजनपद एवं गणसंघ के बारे में बताएंगे यहाँ पे। अब आपका आ गया छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस समय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में जो बदलाव आया उससे क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ, जिन्होंने शीघ्र ही महाजनपदों का स्वरूप ग्रहण कर लिया। उत्तर वैदिक युग में हुए आर्थिक परिवर्तनों ने इन महाजनपदों के विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। कबीलाई तत्वों के कमज़ोर पड़ने से क्षेत्रीयता की पवित्रता विकसित हुई। इसके फलस्वरूप कबीलाई इस तरीके से राज्यों की जगह पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस प्रक्रिया ने वैदिक जन का स्वरूप बदल दिया और जनपदों या महाजनपदों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर लिया। जन से जनपद में परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में हुआ। उदाहरण स्वरूप आपको बताते हैं कि मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल इत्यादि जनों ने बिना किसी बाहरी सहयोग के स्वयं ही विकास करते करते जनपद का स्वरूप ग्रहण कर लिया। दूसरी प्रक्रिया के दौरान अनेक जनों ने संयुक्त होकर जनपद की स्थापना की। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है पांचाल, जो 5 जनों के सहयोग से बना। कुछ कमज़ोर जनों को अपने में मिलाकर ज़्यादा शक्तिशाली जनों से में महाजनपद का स्थान ग्रहण कर लिया। इन जनपदों के पास वैदिक या उत्तर वैदिक राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति तथा धन था, जिसके बल पर राज्यों को लगातार विकास होता चला गया। पाली साहित्य या बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय में उस समय के 16 महाजनपदों की सूची दी गई, जिसमें निम्नलिखित राज्यों का उल्लेख मिलता था। अंग हो गया मगध, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेद, अवंती, गांधार, कंबोज, अश्मक, वज्ज तथा मल्ल। इन राज्यों में 14 राज्यों का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जबकि अंतिम 2 राज्य गणतंत्रात्मक थे। कौन कौन से थे? इन महाजनपद में विकास अनेक संस्थाओं का विकास संबंधित था। इसके अतिरिक्त व्यापार प्रगति, सिक्कों का प्रचलन, नगरों का उत्थान, ये सभी ईसा पूर्व छठी शताब्दी का आर्थिक दशा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस समय में मुद्रा के आगमन में निश्चय ही व्यापार विनिमय में पर्याप्त सहयोग मिलता होगा। तकनीकी उपलब्धि के कारण कृषि उत्पादन सब कुछ अधिशेष की स्थिति में पहुंच गया था, जिसके फलस्वरूप राज्य की शक्ति के उदय में सहायता मिली। सामरिक रूप से शक्तिशाली तत्वों को इस अधिशेष उत्पादन को
प्राप्त करना आसान होता गया। इन सभी गतिविधियों में जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की प्रक्रिया किस तरीके से बना, यहाँ पे आपको मैंने क्लियर किया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका हड़प्पा युगीन नगर योजना तथा अर्थव्यवस्था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, हड़प्पा युगीन नगर योजना तथा अर्थव्यवस्था, इन दोनों में आपका क्या चीज़ें हैं इंक्लूड है दोस्तों, ये आपको जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। तदनुसार सड़कें एक एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता है। दूसरा तो भवन में और भी समृद्ध है। इनके स्मारक इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के स्मारक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंट की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों की यह भावना होगी कि इनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो को का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के ओले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में हर धार्मिक कर्म में अवश्य रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के 2 कमरों वाले बैरक भी हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं, जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकी ईंटों की इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सूखी ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। मतलब वहाँ पे जो हुआ था उसके समकालीन में जो सूखी ईंटों का प्रयोग हुआ था। मोहनजोदड़ो को जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इसके नीचे मोरियां बनी हुई थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहते थे। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई का इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। अब आपका आ गया अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था में क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोगों में का आर्थिक जीवन बहुत ही समृद्धि था। प्राप्त प्रमाण से पता चलता है कि सिंधु घाटी के निवासी अनाजों में गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल तथा फलों में खजूर, नारियल, तरबूज, केला, अनार तथा नींबू पैदा करते थे। वे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा निवासी विभिन्न धातुओं, मिट्टी, लकड़ियों और पत्थरों का प्रयोग विभिन्न उद्योगों का व्यवसाय में करते थे। उनका औद्योगिक जीवन बहुत समृद्ध था। औद्योगिक एवं शिल्प वर्ग में कुम्हार, सुनार, हाथी दांत के शिल्पी, बुनकर, रंगरेज आदि होते थे। धातुओं के साथ साथ शंख, सीप, घोंघा और हाथी दांत के काम में बहुत निपुण थे। धातुओं को गलाने ढालने का काम हड़प्पा कारीगर जानते थे। तांबा इनकी मुख्य धातु होती थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग स्टार बना लीजिए। इनकी तांबा इनकी क्या होती थी, मुख्य धातु होती थी। इस सभ्यता में आंतरिक व्यापार बहुत समृद्धि था। नाप और तौल के लिए विभिन्न मानकों में सटीक प्रयोग होता था। तौल के लिए विभिन्न प्रकार के पाषाणों के बाटों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी भारत के विविध भागों में ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि एशिया के अन्य देशों के साथ साथ भी इनका व्यापारिक संबंध बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त छोटी आकृति
की मोहरों से हड़प्पा के वाणिज्य और व्यवसाय से स्पष्ट पता चलता है। समुद्री व्यापार के लिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने समुद्र तट पर अनेक व्यापारिक केंद्र स्थापित थे। वहाँ वे समुद्री व्यापार के लिए व्यापारिक माल, असबाब तथा अदला बदली करते थे और आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त करते थे। संभवतः आधुनिक सौराष्ट्र के समुद्री तट और उसके समीप किसी नदी तट पर भक्तराव, नर्मदा तट पर मेघम, साबरमती नदी तट पर लोथल, हिरण्य नदी पर प्रभास और समुद्र तटीय व्यापार के लिए केंद्र और बंदरगाह थे। अब नेक्स्ट आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समस्या का आलोचना परीक्षण कीजिए। उनके मूल निवास स्थान के विषय में कौन सा मत आपकी सर्वाधिक उचित लगता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका एक एक टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपका भारतीय इतिहास में आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में पर्याप्त मतभेद है। इस बारे में विद्वान और इतिहासकारों ने 4 प्रमुख स्थानों के बारे में अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। ये 4 निम्न मत है। कौन कौन से? नंबर 1, यूरोप को आदि देश मानना। भाषा विज्ञान को आधार बनाकर कुछ विद्वानों ने यूरोप आर्यों का आदि देश माना है। इन लोगों ने संस्कृति मतलब इसमें आपका दे रखा है कि जो यूरोप का आदि देश माना है उन्होंने, यहाँ पे इन लोगों ने संस्कृत, ईरानी और यूरोपीय भाषाओं को तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि आर्यों का आदि देश यूरोप है। एक निश्चित यूरोपीय देश के बारे में भी कई मत मिलते हैं। हंगरी, जर्मनी, पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट और रूस के बारे में अलग अलग विचार प्रकट किए गए हैं। इन सभी देशों को आर्यों का आदि देश मानने के पीछे पूरी तरह भाषा विज्ञान के आधार विद्वानों ने ग्रहण किया है। इस मत के आलोचकों का तर्क है कि यह आधार पूरी तरह भ्रामक है और भाषा, रहन सहन या शरीर रचना के आधार पर किसी प्रजाति या नस्ल के आदि देश का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नंबर 2 आपका आ गया दोस्तों, आर्यों का आदि देश एशिया, यानी कि जो आर्यों का आदि देश था वो एशिया किस प्रकार है। कुछ विद्वानों का इतिहासकारों ने आर्यों का आदि देश एशिया को माना है। इसके लिए वे वेदों को आधार बनाते हैं। उनके अनुसार आर्यों ने जिस भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक वातावरण, वनस्पतियों और पशु पक्षियों का वर्णन इन ग्रंथों में किया है, उनका अस्तित्व एशिया में ही पाया जाता है। वे माइनर और बोगाजकोई नामक स्थानों से मिलने वाले प्राचीनतम लेखों और जैन अवेस्ता और ऋग्वेद को भी अपने तर्कों के आधार के रूप में रखते हैं। इस मत के विद्वानों ने बैक्ट्रिया, मध्य एशिया, पामीर, रूसी तुर्किस्तान, किर्गिज के मैदान आदि स्थानों को आर्यों का आदि देश मानने का प्रस्ताव किया है। इस तरीके से उन्होंने आर्यों की जो उत्पत्ति और उनका जो देश माना जाता है वहाँ पे आपको मध्य एशिया, पामीर और रूसी तुर्किस्तान, किर्गिज के मैदान के लगभग बराबर उन्होंने मानने की पूरा प्रस्ताव दिया है। इस मत के आलोचकों का तर्क है कि आर्यों की जीवन शैली से बताए गए स्थानों का मेल नहीं बनता है। भारतीय ग्रंथों से में भी कहीं भी मध्य एशिया का कोई संकेत नहीं मिलता है। नंबर 3 है आपका, आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव प्रदेश। इस मत का सबसे बड़े समर्थक बाल गंगाधर तिलक हैं। उनका मानना है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव प्रदेश ही है। वह मानते हैं कि हिम प्रलय के कारण आर्य अपने आदि देश उत्तरी ध्रुव प्रदेश को छोड़कर ईरान, भारत और अन्य देशों में आकर बसे। वेद और अवेस्ता में दीर्घकालीन उषा, षटमासी दिन और रात, शीत की अधिकता के साथ वर्णन और प्राकृतिक दृश्यों के आधार पर तिलक इस मत को प्रस्तुत करते हैं। इस मत के आलोचकों का तर्क है कि वेदों आदि देश उत्तरी ध्रुव प्रदेश में स्पष्ट वर्णन का सर्वथा अभाव है। नंबर 4 आपका है, आर्यों का आदि देश भारत। कुछ विद्वानों का इतिहासकारों ने भारत को ही आर्यों का आदि देश माना है। इसका मानना है कि आर्यों ने वैदिक साहित्य में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है
कि आर्य भारत में बाहर से आए थे। वेदों से मिलने वाला वर्णन सप्त सिंधु से अधिकांशतः मेल खाता है। भाषा भाषा विज्ञान के आधार पर भी अपने मत की पुष्टि करते हैं। इन विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि इतिहासकारों के बीच भी भारत के आर्यों के मूल स्थान के बारे में एक राय नहीं है। बृहसी प्रदेश, सप्त सिंधु, कश्मीर, मध्य प्रदेश आदि के बारे में अपने अपने विचार हैं। आर्यों के आदि देश के बारे में विद्वानों और इतिहासकारों के विभिन्न मत और सिद्धांत है, किंतु अधिकांश विद्वानों ने यह माना है कि आर्य बाहर से भारत में आए थे। आर्यों के आदि देश का भांति उनके भारत आगमन के समय के बारे में भी विद्वानों और इतिहासकारों के बीच एकमतता नहीं है। यह विषय भारतीय इतिहास के प्रमुख विवादों में से एक है। तो दोस्तों इस तरीके से आर्यों के बारे में मैंने बताया कि आर्य किस तरीके से आके हमारे भारत देश में बसे हैं या नहीं बसे हैं। तो इससे चीज़ आप लोग को गणना हुआ होगा दोस्तों कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैंने आपको अध्याय जो आपका थर्ड अध्याय दूसरे का तीसरी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर किया। अब अगली वीडियो में दोस्तों अध्याय तीसरे के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। ये आपकी बैक टू बैक क्लास चल रही है दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग इसको पूर्ण रूप से देख सकें और अपने भविष्य को उज्जवल करते हुए अपने आप को मजबूत बनाएं। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और अगर इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से आप जुड़कर वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।